जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं रवि फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साकार कोचिंग क्लासेस गुना में। तो आज की जो अपनी वीडियो है वह है मध्य प्रदेश का इतिहास, और मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत आज अपन पढ़ने वाले हैं गुप्त साम्राज्य। कौन सा? गुप्त साम्राज्य। ठीक है, आज गुप्त साम्राज्य पर चर्चा करते हैं। गुप्त साम्राज्य का काफ़ी ज़्यादा रोल है और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो चंद्रगुप्त द्वितीय दिख रहा है आपको, ये चंद्रगुप्त द्वितीय यही वही विक्रमादित्य जिसने उज्जैन पर राज किया था, जिसके 9 रत्न शामिल थे, कालिदास वगैरह ये सब उसी में थे ना। तो ये वही है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसी को नाम क्या दिया गया है? विक्रमादित्य। तो आप इसको गुप्त साम्राज्य को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ठीक है, उन्हीं में मत लगे रहिए कि नेशनल पार्क, नदियाँ वगैरह, आपको क्वेश्चन इनसे ज़रूर मिलेंगे 100%। और अधिकतर बच्चों का हाथ जो ढीला होता है ना, वो हिस्ट्री में ही होता है। मध्य प्रदेश की सब चीज़ पढ़ ली होते हैं, लेकिन हिस्ट्री नहीं पढ़े होते हैं, और क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं। तो कुछ नहीं, फिर राम नाम राम भरोसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो श्री गुप्त ने की थी। कहाँ की थी? किसने की थी? तो श्री गुप्त ने की थी। और कहाँ की थी? तो मगध पे। कहाँ पे? मगध साम्राज्य पे। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक है वो कौन है? तो श्री गुप्त है। श्री गुप्त को ज़्यादा इन्होंने कुछ किया नहीं। श्री गुप्त को अभिराज या महाराज की उपाधि धारण की थी। इसने क्या किया था? अभिराज, इसे अभिराज कहा जाता था, या फिर महाराज की उपाधि इसने धारण की थी। और ये बात कहाँ से मिलती है? तो हमें प्रभावती गुप्त, कौन सा? प्रभावती गुप्त का ताम्राभिलेख, जो कि कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पुणे से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? आज का जो पुणे है ना, पुणे महाराष्ट्र में। तो प्रभावती गुप्त का ताम्राभिलेख पुणे। इससे क्या होता है? श्री गुप्त को अभिराज कहा गया है। इसमें क्या कहा गया है? यानी कि वहां से जो प्रभावती का जो गुप्त अभिलेख मिला ना, ताम्राभिलेख मिला ना, उसमें इसको क्या नाम दिया गया है? तो अभिराज कहा गया है। और इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसके बाद में इसका बेटा बनता है राजा, उसका नाम होता है घटोत्कच। कौन होता है? घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच। श्रीगुप्त कौन होता है? इसका, इस वंश का संस्थापक होता है, जिसका पुत्र कौन होता है? तो घटोत्कच होता है। ठीक है, वो घटोत्कच नहीं जो भीम का पुत्र था महाभारत में, राक्षस। ठीक है, हिडम्बा का, वो वाला नहीं, ये श्रीगुप्त वाला है। ठीक है, ये गुप्त साम्राज्य वाला है। तो श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र कौन बैठता है राजगद्दी पर? घटोत्कच बैठता है। और जो प्रभावती गुप्त का जो ताम्राभिलेख है, ठीक है, प्रभावती गुप्त और रिद्धपुर, कौन सा? रिद्धपुर गुप्त, कौन सा? गुप्त साम्राज्य का जो घटोत्कच राजा है, कौन? गुप्त साम्राज्य का जो दूसरा घटोत्कच राजा है, श्रीगुप्त का पुत्र। ठीक है, उसको प्रभावती गुप्त और रिद्धपुर ताम्रपात्र, कौन सा? ताम्रपत्र। पहले ताम्रपत्रों पर अभिलेख नहीं लिखे जाते थे क्या? वो ही वाला। तो ताम्रपात्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम शासक बताया गया है। क्या बताया गया है? घटोत्कच को क्या बताया गया है? प्रथम शासक बताया। किसमें? तो प्रभावती गुप्त, जो कि पुणे से प्राप्त हुआ है, और रिद्धपुर ताम्रपात्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम शासक बताया गया है। जबकि वास्तव में है कौन प्रथम शासक? तो श्रीगुप्त है। कौन है? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का बेटा कौन होता है? तो घटोत्कच होता है। ठीक है, घटोत्कच का जो पुत्र होता है, घटोत्कच का जो पुत्र होता है वो होता है चंद्रगुप्त प्रथम। कौन होता है? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का जो बेटा होता है वो होता है समुद्रगुप्त। कौन होता है? समुद्रगुप्त। ठीक है, तो आइए, और समुद्रगुप्त का जो बेटा होते हैं, समुद्रगुप्त के 2 बेटे होते हैं। कौन कौन? रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे अपन विक्रमादित्य कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र होता है कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। ठीक है ना, यही प्रमुख क्या है? शक्तिशाली राजा है। क्या है? यही प्रमुख शक्तिशाली राजा है। और शक्तिशाली राजाओं में तो चंद्रगुप्त प्रथम से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला शक्तिशाली शासक था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला शक्तिशाली शासक था, जिसे, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, जो कि घटोत्कच का पुत्र था। ठीक है, इसे क्या माना जाता है? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि यही गुप्त वंश का पहला सबसे शक्तिशाली शासक होता है। ठीक है, पहला प्रसिद्ध शासक हुआ जिसने महाराजाधिराज, कौन सा? महाराजाधिराज
किसने, कौन सी उपाधि धारण की थी इसने, तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, इसे क्या माना जाता है, तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, कि उपाधि धारण की इसने अपने राज्यरोहण, यानी कि जब इसका राज्य अभिषेक हुआ ना 319 बीस ईस्वी में, तो राज्यरोहण के समय गुप्त संवत चलाया था। कौन सा संवत चलाया था, तो गुप्त संवत चलाया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुप्त संवत गुप्त वंश के किस शासक ने चलाया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, श्रीगुप्त, कौन सा भी नाम दे दे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम क्या है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी है। ठीक है, तो इसने अपने राज्यरोहण अर्थात अपना जो राज्य अभिषेक हुआ था, किसका पुत्र था ये, तो घटोत्कच के मरने के बाद जब इसका राज्यरोहण हुआ तो इसने क्या चलाया था, तो गुप्त संवत चलाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने चांदी के सिक्के चलाए। कौन से सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के चलाए, जिसमें इसने पति पत्नी, ठीक है, राजा रानी और विवाह वाले सिक्के चलाए थे अपने, यानी कि इसके सिक्कों पर राजा रानी बने होते थे और कई विवाह के सीन बने होते थे। ठीक है ना, तो वो सिक्के किसने चलाए थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चलाए थे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन। ठीक है, भारत का नेपोलियन ये होता है सबसे शक्तिशाली, यानी कि इससे भी ज्यादा शक्तिशाली कौन होता है, तो समुद्रगुप्त होता है। समुद्रगुप्त का जो शासनकाल है वो होता है 335 से 380 ईस्वी तक। कौन सा होता है, तो 335 से 380 ईस्वी तक इसका शासनकाल होता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को पराक्रमांक, कौन सी, पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी, यानी कि समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी। किसने, समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त का जो राज दरबारी कवि था, यानी कि दरबारी कविता या राज दरबारी कवि था, वो था हरिसेन। कौन था, हरिसेन। कौन था, हरिसेन। ठीक है, हरिसेन किसका राज दरबारी कवि था, तो समुद्रगुप्त का था। किसका, समुद्रगुप्त का। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि हरिसेन किसका राज दरबारी कवि था, तो समुद्रगुप्त का था। हरिसेन के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। क्या नाम है, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति का जो वर्णन है वो प्रयाग प्रशस्ति में ही दिया गया वर्णन। जो समुद्रगुप्त ने जो युद्ध किए हैं सारे के सारे, जो भी सबकी जो भी घटनाएं हुई ना इसके शासनकाल में, यानी कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में, वो सब जानकारी किससे मिलती है, तो हमें प्रयाग प्रशस्ति से ही मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति चंपू शैली में लिखी गई है। कौन सी शैली में लिखी गई है, प्रयाग प्रशस्ति चंपू शैली में लिखी गई है। चंपू शैली का मतलब होता है गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति के 7वें श्लोक में, प्रयाग प्रशस्ति के 7वें श्लोक में ही समुद्रगुप्त की विजय अर्थात जो इसने राज्य जीते थे ना उसका वर्णन मिलता है। कौन से श्लोक में, 7वें श्लोक में। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। हरिसेन किसका राज दरबार कवि था, तो समुद्रगुप्त का था। ठीक है, जो प्रयाग प्रशस्ति है वो कौन सी शैली में लिखी गई है, तो चंपू शैली में लिखी गई है और चंपू शैली में लिखी गई। और प्रयाग प्रशस्ति के 7वें श्लोक में ही समुद्रगुप्त की विजयों का, यानी कि उसका जो अभियान चलाए थे, उसने विजय अभियान चलाए थे, उसके विजय अभियानों को 5 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 5 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो उन 5 भागों में जो बांटे गए उसके विजय अभियान है, उनका वर्णन जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके 7वें श्लोक में ही दिया गया है। ठीक है, विसेंट स्मिथ, कौन थे, विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ ने इसे यानी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। क्या कहा है, भारत का नेपोलियन। नेपोलियन कौन था, नेपोलियन भाई फ्रांस का सेनापति था। नेपोलियन बोनापार्ट उसका पूरा नाम मिलता है। वास्तव में अंग्रेज लोगों ने हमारे जो इतिहास है ना काफी ज्यादा छेड़छाड़ की है। भारत का नेपोलियन इसे क्यों कहेंगे, नेपोलियन से तुलना इसकी गलत है। नेपोलियन इसे नहीं, नेपोलियन को कहना चाहिए था कि नेपोलियन जो है ना वो समुद्रगुप्त की तरह है। किसकी तरह है, समुद्रगुप्त की तरह है। ठीक है ना, नेपोलियन क्या है यार, उसने फ्रांस का जो था उसने रूस वगैरह इन पे चढ़ाई करने के लिए था, इन पे चढ़ाई करना चाहता था, मतलब इनको जीतना चाहता था वो। नेपोलियन बोनापार्ट आपने पढ़ा भी होगा उसके बारे में, अगर पढ़ा हो तो ये उल्टे सीधे नाम दिया करते थे। जब भी खैर छोड़ो, तो विसेंट स्मिथ ने इसे क्या किया, भारत का नेपोलियन घोषित किया, यानी कि भारत का नेपोलियन कहा है। काव्य अलंकार, कौन सा, काव्य अलंकार सूत्र में, यानी कि काव्य अलंकार सूत्र में समुद्रगुप्त को चंद्र प्रकाश नाम दिया गया है। कौन सा नाम दिया गया है, काव्य अलंकार सूत्र में
समुद्रगुप्त को चंद्र प्रकाश नाम दिया गया है। ठीक है, चंद्र प्रकाश नाम किस में मिलता है? तो समुद्रगुप्त का तो काव्य अलंकार सूत्र में मिलता है। समुद्रगुप्त ने कौन सा? समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय के कौन सा? समुद्रगुप्त जब दक्षिण का विजय अभियान लेके चला था, यानी कि दक्षिण विजय के लिए जब वो निकला था, तो उसके रास्ते में कौन आया? विदिशा का शक सामंत आया, यानी कि शकों का नौकर एक तरीके से के लिए, यानी कि कोई सामंत मतलब उनका कृपा पात्र, जिसे बोल दिया कि आप वहां जाके शासन करो। ठीक है, तो शकों का जो सामंत था उसका नाम क्या था? तो श्रीधर बर्मन। कौन था? श्रीधर बर्मन था। श्रीधर बर्मन पर क्या कर दिया? जो कि विदिशा का शासक था उस समय, जब चंद्रगुप्त द्वितीय दक्षिण अभियान के लिए निकला, तो श्रीधर बर्मन पर आक्रमण किया और उसे क्या कर दिया? हरा दिया। यानी कि जो शक सामंत था इसे क्या कर दिया? विदिशा में समुद्रगुप्त ने हरा दिया। और सागर में, ठीक है, ये बात याद रखिए, इस विजय के उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त ने इस विजय, यानी कि जो श्रीधर बर्मन को जो हराया, इस विजय के उपलक्ष्य में सागर के एरण में, कौन से? सागर के एरण में एक स्मारक बनवाया, स्मारक का निर्माण करवाया, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? तो विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। यानी कि विजय स्तंभ कहा गया। किसका निर्माण किसने करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण तो समुद्रगुप्त ने करवाया था जब वो दक्षिण विजय अभियान के लिए निकला था। और किसको हराने के उपलक्ष्य में करवाया था? तो शक सामंत श्रीधर बर्मन को हराने के उपलक्ष्य में करवाया था। ये कहाँ का था? तो विदिशा का था भाई। कहाँ का था? विदिशा का था। ठीक है ना, क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है, इसलिए आपको मैच्योर रहना पड़ेगा, यानी कि उल्टे सीधे तरीके से सोचना कर रहा। ठीक है ना, तभी जाके क्वेश्चन लगते हैं। तो विदिशा का था, ये दक्षिण भारत के अभियान पे निकला था, रास्ते में ये आ गया, उसने कहा चलो इसे भी निपटा चलते हैं, बाद में आगे फिर बढ़ेंगे। इसने इसको हराया, यानी कि श्रीधर बर्मन को हराया। किसने? समुद्रगुप्त ने। और समुद्रगुप्त ने इसको हराने के उपलक्ष्य में एक सागर के एरण नामक स्थान पर क्या करवाया? एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है, ये जो विजय स्तंभ है, ये बीना नदी के तट पर स्थित है। कौन सा है? बीना नदी के। कौन सा? बीना नदी। कौन सी नदी बहती है यहाँ से? तो बीना नदी बहती है। तो बीना नदी के तट पर स्थित है, अर्थात बीना नदी के पास में ही स्थित है। कौन सा? विजय स्तंभ। ठीक है, एरण स्मारक या विजय स्तंभ से ही भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि भारत में जो सती प्रथा के साक्ष्य सबसे पहले मिलते हैं, तो वो कहाँ से मिलते हैं? तो एरण अभिलेख अर्थात विजय स्तंभ से ही मिलते हैं। और इस एरण अभिलेख को भानुगुप्त अभिलेख भी कहा गया है। क्या कहा गया है? भानुगुप्त अभिलेख भी कहा गया। और भानुगुप्त का ही एक सेनापति था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, सेनापति था, उसकी पत्नी ने सबसे पहले क्या किया था? ये युद्ध करने के लिए गया था। भानुगुप्त का जो वो था ना, वो सेनापति था, वो युद्ध करने के लिए गया था और वहां मारा गया था। तो उसी की पत्नी ने क्या किया था? सबसे पहले सती होकर अपने शरीर को त्यागा था। ठीक है ना, यानी कि सती प्रथा के पहले साक्ष्य उसी की पत्नी ने क्या किया था? सबसे पहले सती होने का सौभाग्य प्राप्त किया था। सौभाग्य तो नहीं, पहले सौभाग्य होता था, अब नहीं होता। ठीक है ना, तो भानुगुप्त अभिलेख भी कहा जाता है किसको? विजय स्तंभ को, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो समुद्रगुप्त ने करवाया था। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। भानुगुप्त अर्थात एरण अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भाई सागर जिले में स्थित है। विजय स्तंभ को और किस नाम से जाना जाता है? तो भानुगुप्त अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो समुद्रगुप्त ने करवाया था। समुद्रगुप्त ने किसको हराने के उपलक्ष्य में करवाया था? तो श्रीधर बर्मन को हराने के उपलक्ष्य में करवाया था। श्रीधर बर्मन कहाँ का शासक था? तो ये भाई विदिशा का था। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मध्य भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य विजय स्तंभ या भानुगुप्त अभिलेख से ही मिलते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र थी। इनके साम्राज्य को प्राचीन भारत, यानी कि जो प्राचीन भारत है ना, प्राचीन भारत के लिए स्वर्ण युग, कौन सा? याद रखिए, स्वर्ण युग की शुरुआत माना जाता है। ठीक है, तो किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग का शासनकाल माना जाता है? ठीक है, तो स्वर्ण युग की शुरुआत का शासनकाल माना जाता है। तो कौन सा? समुद्रगुप्त के। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के शासनकाल को क्या माना जाता है? प्राचीन भारत का स्वर्ण युग का आरंभ भी माना जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त एक उदार शासक, वीर योद्धा, संगीतज्ञ और कला का संरक्षण था।
उसका नाम यानी कि ये समुद्रगुप्त का नाम जो है जावा पाठ, कौन सा, जावा पाठ में तनश्री, कौन सा, तनश्रीका मंदक, कौन सा, तनश्रीका मंदक, तंत्रिका मंदक, कौन सा, तंत्रिका मंदक, तनश्री नहीं, तंत्रिका मंदक मिलता है। क्या मिलता है, जावा पाठ में इसका जो नाम है वो तंत्रिका मंदक मिलता है, किसका, समुद्रगुप्त का। ठीक है। समुद्रगुप्त कवि, संगीतज्ञ, प्रेमी था, इसीलिए इसके जो सिक्के थे यानी कि जो समुद्रगुप्त के जो सिक्के मिलते थे ना, समुद्रगुप्त के जो सिक्के मिले उन पर ये क्या, बीणा बजाते हुए मिला है। क्या मिला है, बीणा बजाते हुए, यानी कि बीणा बजाते हुए सिक्के किसके हैं, तो समुद्रगुप्त के हैं। ठीक है। बीणा भारत का यानी कि सबसे प्राचीनतम कोई क्या बोलते हैं, वादक यंत्र जो है, यानी कि जो बजाते हैं ना अपन स्वर संगीत में, तो बीणा सबसे पुराना है। क्या है, सबसे पुराना वादक यंत्र है। क्या है, सबसे पुराना वादक यंत्र, यानी कि तबला हुआ, गिटार हुई, कुछ भी, आप आज का पियानो मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो उनमें सबसे जो पुराना है वो कौन सा है, तो बीणा ही है। और बीणा बजाते हुए कौन दिखाया गया है, तो समुद्रगुप्त दिखाया गया है। किस पे दिखाया गया है, तो उसके सिक्कों पे ये क्या दिखाया गया है, तो बीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये क्या था, एक संगीतज्ञ प्रेमी था। ठीक है। समुद्रगुप्त ने यानी कि उत्तर भारत अर्थात बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, और पंजाब, इन क्षेत्रों की बात कर रहा है, राजस्थान। ठीक है। तो समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राजाओं, कितने राजाओं को, 9 राजाओं को हराया था। कितने राजाओं को हराया था, 9 राजाओं को हराया था। और इसने जब इन राजाओं को हराया तो इसने एक नीति का पालन किया था। कौन सी नीति अपनाई थी, यानी कि इन राजाओं को हराने के लिए जिस नीति का पालन, यानी कि जो नीति अपनाई थी, उस नीति का नाम है प्रसवोहरण। कौन सी थी, प्रसवोहरण। कौन सी थी, प्रसवोहरण। प्रसवोहरण का मतलब होता है संपूर्ण नाश, यानी कि इन 9 राज्यों का तो संपूर्ण नाश ही करना है। इन पर तो अपना सीधा अधिकार होना चाहिए, यानी कि ये तो मेरे साम्राज्य में ही शामिल होना चाहिए जिन पर सीधी पकड़ मेरी हो। कौन सी हो, जिन पर सीधी पकड़ मेरी हो। ठीक है ना। और बाकी के राज्यों को जो जीता उनको उन्हीं का राज लौटा दिया, यानी कि हरा दिया, उनको कर देने पे मजबूर कर दिया कि आप कर दीजिए, 1 साल के लिए इतना कर देना पड़ेगा, या फिर अपने जीत के और अपने सामंत यानी कि जो अपना कोई सेनापति उसको वहां का शासक बना दिया। बाकी काम ऐसे चलता था। लेकिन इन 9 राज्यों यानी कि जो उत्तर भारत के जो 9 राज्य थे ना, उनको तो इसने क्या कर दिया, संपूर्ण विनाश ही कर दिया उसने, यानी कि इनको तो बिल्कुल ही सफाया कर दिया। ठीक है। तो प्रसवोहरण की नीति अपनाई, जिसका मतलब होता है संपूर्ण विनाश, नीति अपनाई थी। जबकि दक्षिण भारत विजय के लिए, जबकि जो दक्षिण भारत विजय पर जब निकला था तो इसने 12 राजाओं को हराया था। कितने राजाओं को हराया था, 12 राजाओं को हराया था। और ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, कौन सी, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई थी। जबकि सीमावर्ती राज्यों के लिए इसने सर्व करदान और आज्ञाकरण की नीति अपनाई थी। कौन सी अपनाई थी, तो सर्व करदान और आज्ञाकरण की नीति किसके लिए अपनाई थी इसने, जो सीमावर्ती राज्य थे ना, इसका जो राज्य था ना सिंधु नदी से लगा के, उत्तर में नेपाल, पूरा का पूरा हिमालय क्षेत्र, नेपाल वगैरह, और दक्षिण में तमिलनाडु तक इसने अपनी सीमाओं को विकसित तक कर दिया था। यानी कि दक्षिण में तमिलनाडु से इसने अपनी राज्य की सीमा को टिका दिया था। ठीक है ना। तो इतना महान शासक था ये। सिंधु नदी, नेपाल, भूटान वगैरह सब इसके कंट्रोल में थे। ठीक है ना। और दक्षिण में तमिलनाडु तक, जो आज का तमिलनाडु प्रदेश है ना अपना, उस वहां तक क्या कर दिया था, समुद्रगुप्त ने अपनी सेनाएं पहुंचा दी थी। ठीक है। तो ये था समुद्रगुप्त। अब इसके बाद बात करेंगे अपन चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि इसका जो बेटा होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, सबसे पहले आएगा रामगुप्त, क्योंकि जो बड़ा बेटा होता है वो कौन था इसका, समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा कौन था, रामगुप्त। और रामगुप्त एक कायर शासक था, यानी कि डरपोक शासक था। उसका छोटा बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय था ना, वो ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली था, यानी कि वो निडर था। होता क्या है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद में उसका बड़ा पुत्र रामगुप्त क्या होता है, वो वहां पर यानी कि पाटलिपुत्र का राजा बनता है। ठीक है। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद में तो उस समय जो पश्चिमोत्तर भारत था, यानी कि जो पश्चिमी भारत था, यानी कि आज का जो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र था, पश्चिमी मध्य प्रदेश वाला, कौन सा, पश्चिमी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र था, उसमें शकों का शासन था। कौन था, शकों का शासक था,
यानी कि शकों का साम्राज्य था वो, किसका? शक साम्राज्य था। तो शकों ने क्या कर दिया, इसको बंदी बना लिया, रामगुप्त को बंदी बना लिया, और उन्होंने एक शर्त रखी कि तुम तुम्हारी पत्नी को छोड़ जाओ यहाँ पे और हम तुम्हें जीवन दान दे देंगे। यानी कि उसने अपनी जान बचाने के लिए क्या कर दिया, शकों को अपनी पत्नी को सौंप दिया। ठीक है, कितनी घटिया संधि कर बैठा था ये। अब इसका जो पिताजी थे, कितने महान शासक थे, जिनके डर के मारे ही अच्छे अपने आत्मसमर्पण कर दिया करते थे। और ये क्या कर रहा है, शकों को अपनी जान के बदले क्या सौंप रहा है, अपनी पत्नी सौंप रहा है। और इसकी पत्नी का नाम था ध्रुव स्वामिनी। तो ये अपनी पत्नी को सौंप के और पाटलिपुत्र चला आया। अब इस बात का पता चला किसको, चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो चंद्रगुप्त द्वितीय गया सेना लेके और ध्रुव स्वामिनी को सबसे पहले तो छुड़ा के लाया। शकों की पिटाई की खूब अच्छे से उसने, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हरा पाया था। और पाटलिपुत्र लाया, और पाटलिपुत्र में आके सबसे पहले तो उसने क्या किया, क्रोधित तो था ही सही, सबसे पहले उसने रामगुप्त को ही मार दिया। क्या कर दिया, ध्रुव स्वामिनी को तो छुड़ा लाया वहां से शकों से, और उसने क्या कर दिया, जो रामगुप्त था, ध्रुव स्वामिनी का पति, उसको मार दिया और खुद क्या बन गया, राजा बन गया। जो ध्रुव स्वामिनी थी वो कहीं सती ना हो जाए, यानी कि पति के मरने के बाद क्या थी, पहले औरतें सती हो जाया करती थी। तो उसने क्या किया कि पति मतलब ये ध्रुव स्वामिनी जो अर्थात उनकी जो भाभी है वो सती वगैरह ना हो जाए, तो इसके लिए क्या कर दिया, उन्होंने ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लिया। क्या कर लिया, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या कर लिया, ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लिया। और उसके बाद में इसने शकों को हराने के लिए काफ़ी सारी योजनाएं बनाई। ठीक है ना, तो वो योजनाओं को पढ़ेंगे अपन कल। ठीक है ना, यानी कि अगले वीडियो में चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य को देखेंगे, जो कि उज्जैन का राजा था। ठीक है, यानी कि उज्जैन को इसने क्या बनाया था, द्वितीय राजधानी बनाया था। इसकी पहली राजधानी पाटलिपुत्र और द्वितीय राजधानी कौन सी थी, तो अपने मध्य प्रदेश की उज्जैनी थी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, सपोर्ट दिखाओ यार। थैंक यू सो मच। जय हिंद।